बात करेंगे आज। चाइना ने यूएई के अंदर एक मिलिट्री एक्सरसाइज की, खासतौर से J-10 जो उनके फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, साथ में एक रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भी था। तो ये काफ़ी बड़े लेवल की एक एक्सरसाइज थी जो फर्स्ट टाइम इस लार्ज स्केल पर शोकेस की गई यूएई के अंदर। दुबई, अबू धाबी, ऑफ कोर्स आप समझ गए होंगे। मिराज 2000 को देखने का मतलब शायद चाइना का कुछ और भी है, क्योंकि भारत के पास मिराज 2000 है और चाइना मिराज 2000 को टेस्ट करना चाहता था। वहां पर यह देखना चाहता है कि उसकी क्या मैन्योरेबिलिटी है, क्या उसकी टेक्निकलिटीज हैं, क्या कुछ है। तो उस हिसाब से आप सोच सकते हो कि चीन मिराज 2000 की इंफॉर्मेशन हासिल करके भी भारत के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक लीड देने की कोशिश कर सकता है। चाइना ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया आज। बहुत बड़ा रिकॉर्ड है साहब। और पहली बार दुनिया में किसी ट्रेन ने एक 700 किलोमीटर की स्पीड क्लॉक की है। 700 किलोमीटर स्पीड क्लॉक बाय मैग्लेव ट्रेन ऑफ चाइना। कि चाइना का जो J-10 विमान है प्लस उसके साथ Y-20 नाम के कुछ एरियल फ्यूल रिफ्यूलिंग टैंकर जो हैं वो भी हैं, और साथ में KJ-500 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट यानी कि एवॉक्स जिसको कहते हैं, वो भी वहां पर यूएई के अंदर साहब अब मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर पहली बार इस लार्ज लेवल पर चाइना ने अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाया है। बड़े लेवल पे यूएई के साथ एक जॉइंट एयर एक्सरसाइज की गई है। ये एयर एक्सरसाइज का नाम है फॉल्कन शील्ड 2025। जी हाँ, फॉल्कन शील्ड 2025। इसे कामयाबी के साथ पूरा किया गया। 9 से 22 दिसंबर के बीच में यूएई में किया गया था। इसमें पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जो एयरफोर्स है, उनके फ्रंट लाइन फाइटर्स और सपोर्ट एयरक्राफ्ट खाड़ी देशों में भेजे गए थे। अब यहाँ पर कई फॉर्मेशन के अंदर उड़ते हुए ये सारे एयरक्राफ्ट देखे गए हैं और जॉइंट ऑपरेशनल अभियानों को परखा जा सके, उसको लेकर यहाँ पर उन्होंने सारी ये गतिविधियां की हैं। जैसे मैंने बताया, J-10 फाइटर जेट्स थे, KJ-500 एवॉक्स थे, Y-20A एरियल रीफ्यूलिंग टैंकर्स भी वहां पर भेजे गए थे, और साथ में यूएई का मिराज 2000 फाइटर जेट भी था यूएई की ओर से। और यहाँ पर खास तौर से मिराज 2000 फाइटर जेट को खास तौर से एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में देखा जा रहा था जो शायद फोर्थ जनरेशन के कई विमानों की नकल भी कर सकता है। लेकिन मिराज 2000 को देखने का मतलब शायद चाइना का कुछ और भी है, क्योंकि भारत के पास मिराज 2000 है और चाइना मिराज 2000 को टेस्ट करना चाहता था। वहां पर यह देखना चाहता है कि उसकी क्या मैन्योरेबिलिटी है, क्या उसकी टेक्निकलिटीज हैं, क्या कुछ है। तो उस हिसाब से आप सोच सकते हो कि चीन मिराज 2000 की इंफॉर्मेशन हासिल करके भी भारत के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक लीड देने की कोशिश कर सकता है। मिराज 2000 अभी भी कामयाब प्लेन है, भारत ऑपरेट करता है, और इस फाइट के अंदर यूएई ने मिराज 2000 को, इस एक्सरसाइज में 2000 को उतारा और चाइना को उसके इस एक्सरसाइज के दौरान उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई। ये अपने आप में बड़ी चीज है साहब। तो चाइना की जो लीड है वो काफी स्मार्ट है साहब, इस मामले में कोई शक वाली बात तो नहीं है। चाइना ने तहलका मचा दिया, ऐसा तहलका जिसे देख के रशिया, जापान, कोरिया, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, दे आर स्टन्ड कि मैग्नेटिक ट्रेन टेस्टिंग के अंदर 700 किलोमीटर की स्पीड टच कर गई। 700 किलोमीटर की स्पीड करीब करीब समझो तो 450 मील की स्पीड होती है, और जो नॉर्मल अच्छा एयरक्राफ्ट होता है बोइंग का या एयरबस का, उनकी स्पीड 550 550 माइल की होती है। आप ये समझ लो कि 900 किलोमीटर की स्पीड नॉर्मली एक फ्लाइट की होती है। 850 900 किलोमीटर की स्पीड से प्लेन जाते हैं। ये ट्रेन 700 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है साहब, 700 किलोमीटर की स्पीड से। मैंने खबर पढ़ी तो मुझे हैरानी हुई। मैंने कहा जरा देखूं भाई क्या है क्या। इस पर रिसर्च किया, उसके बारे में स्टडी किया, तो देखा कि भाई ये तो चमत्कार है, ये तो मैजिक है कि चाइना ये कर पाया और दुनिया उसके सामने अब नतमस्तक होगी। इससे एक बात तो पता लग रही है कि चाइना टेक्नोलॉजी के मामले में कितना आगे चला गया है। मतलब हमें ऐसा लगता है कि हम उससे अब 50 साल पीछे नहीं, हम उससे 100 साल पीछे हो गए। 100 years we are behind actually China, not just in one technology, a spate of technology।
मतलब हम ऐसा लगता है कि हम किधर बाहर आंगन में खड़े हैं और ये ऊपर स्पेस के अंदर चले गए हैं। कहीं कोई मैच ही नहीं है। उनके शहरों को देखो, उनकी टेक्नोलॉजी को देखो, उनके बाकी इनोवेशंस को देखो, तो हैरानी हो जाती है देखकर कि भाई ये किस लेवल पे काम कर रहे हैं। लेकिन फिर मुझे एक बात समझ में आई, भाई एक चीज़ वो नहीं कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। हम सुबह से लेके शाम तक मंदिर मस्जिद करते हैं और अब तो चर्च भी करते हैं। तो सुबह से लेके शाम तक हम कभी तो सेंटा क्लॉज के पुतले तोड़ते हैं, कभी चर्च के सामने खड़े होके हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन चाइना ये नहीं करता। चाइना अपना सारा टाइम विज्ञान की, साइंस की लैबोरेटरीज़ में निकालता है, इनोवेशन करता है, रिसर्च करता है। इसलिए दुनिया पे राज करता है साहब, इसलिए दुनिया पे राज करता है। और हम सुबह से लेके शाम तक हिंदू मुसलमान और अब हिंदू क्रिश्चियंस की भी करते हैं। हमारे पास बहुत टाइम है ना, हम खाली वेले बंदे हैं इंडियंस तो। यहाँ पे अगर कोई आप वैज्ञानिक बन जाओगे तो आपकी कोई इज्जत नहीं। हाँ, अखबारों में एक चीज़ आप ज़रूर पढ़ोगे यहाँ पर, तो लिखा रहता है कि देखो ये रिक्शा वाला का बेटा आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, आईआरएस बन गया, ये एक वड़ा पाव बेचने वाला था, इसका बेटा या बेटी उसके पुलिस अफ़सर बन गई, इसका था वो आईएएस और आईएफएस बन गया या आईआरएस बन गया। लोगों को गर्व महसूस होता है जब उनको गवर्नमेंट नौकरी मिलती है। हिंदुस्तान में कोई गर्व नहीं करता जब आप वैज्ञानिक बनते हो, साइंटिस्ट बनते हो। साइंटिस्ट बनने का मतलब है कि आपको धक्के खाने पड़ेंगे और एक कांस्टेबल के सामने या क्लर्क के सामने अपने घुटने टेकने पड़ेंगे, चप्पलें घिसनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर क्लर्क ज़्यादा पावरफुल है एक वैज्ञानिक होने के नाते। लेकिन चीन में एक वैज्ञानिक की भगवान की तरह इज्जत तो होती है। ये बात तो सही है। चाइना को बधाई 700 किलोमीटर की स्पीड क्लॉक करने के लिए। तारिक रहमान फैक्टर साहब, तारिक साहब का फैक्टर जो है कई लोगों की बेसिकली क्या कहते हैं कि जिंदगी खराब करके चला गया है। अब ऑफिशियली वो बांग्लादेश के वोटर बन गए हैं, उन्होंने अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रजिस्टर करवा लिया है और वो अपनी पुश्तैनी सीट बोगरा 6 से चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, बोगरा 6 की जो सीट है वो वहाँ पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। फिर से बांग्लादेश के वोटर बने हैं। अब उनके चुनाव लड़ने में कोई रुकावट नहीं है और उनकी जो फैमिली सीट है बोगरा सदर, जिसको बोगरा 6 भी कहते हैं, वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। लोकल नेताओं ने उनकी तरफ से नॉमिनेशन पेपर पहले ले लिए हैं। 12 फरवरी को जतिया संसद के लिए चुनाव है और मुझे लगता है कि उनके आने के बाद बहुत सारे लोगों का पॉलिटिकल फ्यूचर थोड़ा खतरनाक हो गया है। यानी कि एक किस्म से कहा जाए तो उनके जो सो कॉल्ड सपने हैं थोड़े मिट्टी में मिलते नजर आ रहे हैं। एक तो मोहम्मद यूनुस का उनका खेल बिगाड़ दिया है, दूसरा एनसीपी जो कि नागरिक पार्टी है उसके लोगों का नाहिद इस्लाम वगैरह उनका खेल बिगड़ा है, जमाते इस्लामी का खेल बिगड़ा है, जो ये सोच रहे थे कि हम यहाँ पर नागरिक पार्टी और कुछ और लोगों के साथ मिलके यहाँ पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो 300 सीटों पर बीएनपी की मजबूत दावेदारी होगी। 350 कुल सीटें हैं, 300 पर चुनाव होता है। 50 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हैं जिन्हें नॉमिनेट किया जाता है। 151 सीट चाहिए आपको सरकार चलाने के लिए। अवामी लीग के ऊपर बैन है लेकिन उनके लोग इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ सकते हैं, ये कहा जा रहा है। अब जमात और एनसीपी के बीच में समझौते की बातचीत है, लेकिन जमात को समझौता चाहिए, सहारा चाहिए, क्योंकि उनको शायद उतनी सपोर्ट नहीं मिलेगी। लेकिन बीएनपी जो बीच में जिसको आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही थी, इवन यूनुस सरकार के द्वारा भी, अब वो सेंटर स्टेज में आ गई है। तारिक रहमान के आने के साथ द डार्क प्रिंस ऑफ बांग्लादेश इज बैक विद अ बैंग और अब पूरी उम्मीद है कि 12 फरवरी की शाम को जब रिजल्ट्स आने शुरू होंगे तो 101% मैं यकीन से कह सकता हूं तारिक रहमान will be the next Prime Minister of Bangladesh.